स्टार्ट लेक्चर नंबर 9। आज मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक पूरी तरह से करवाने जा रहा हूं। 3 कॉलम कैश बुक, इसका इस प्रकार से कॉलम बनाया जाता है। इसको कहने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियो में भी इस कॉलम को हम बनाए थे। आज हम इस पूरे कॉलम को फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने का मतलब फिर वही बातें होगी कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के रोजनामचे के स्वरूप को भी बताएंगे, साथ ही साथ उसे कैश बुक में किस प्रकार से पुटअप किया जाता है, इस बात की भी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यह कैश बुक का लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अगले वीडियो नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। यहीं पर हम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में क्लासिफिकेशंस के काम को शुरू करेंगे। दैट इज द स्टेप, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, लेखांकन की प्रक्रिया, और प्रक्रिया क्रमशः होता है, अर्थात एक एक करके सबको सीखते हैं। तो 9 लेक्चर हम सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए दिए हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। अगले लेक्चर में हम अगले स्टेप में पहुंचेंगे, जिसे हम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। पहला है मार्च 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये प्राय विद्यार्थी के जीवन में हमेशा रोजनामचे के प्रथम शक्ल में आता है, जिसका रोजनामचा बार बार अब कहने की जरूरत नहीं है, कई बार कह चुके हैं कि इसका रोजनामचा कैश अकाउंट, DR टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा, दैट मीन्स यहां लिखेंगे टू कैपिटल। रकम कहां लिखेंगे? कैश में। यह रकम है 6000। हमेशा ध्यान रखिए, जब हम किसी बुक्स में पोस्टिंग करते हैं तो ध्यान देते हैं कि कौन सा खाता नाम अथवा जमा है। तो यहां कौन सा खाता नाम है? कैश अकाउंट, अर्थात कैश अकाउंट के नाम भाग के ही रकम को लिखेंगे। केवल पार्टिकुलर्स में अपोजिट नाम दिया जाता है, ताकि यह पता लग सके कि यह कैश व्यापार में कहां से आया, स्रोत का पता चलता है। इसलिए हमेशा डेबिट के लिए क्रेडिट को और क्रेडिट के लिए डेबिट को पार्टिकुलर्स लिखते हैं, और अमाउंट अपने स्थान पर रहता है, चला जाता है। कैश अकाउंट डेबिट है, दैट मीन्स अमाउंट डेबिट भाग में जाएगा। अपोजिट नेम ऑफ दिस जर्नल इज टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख देंगे। डिपॉजिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने रुपया जमा कराया, रोजनामचा बनेगा बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। यहां पर हमारे पास बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम भी है, अर्थात इसको डेबिट में भी लिखा जाएगा और क्रेडिट में भी लिखा जाएगा। इसे ही हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो रोजनामचा क्या हुआ? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, अर्थात बैंक अकाउंट डेबिट है किससे? कैश से। राशि कहां जाएगा? बैंक में। कितना? तो इसमें दिया हुआ है 5500। अब इधर भी लिखेंगे, रोजनामचा क्या है आपका? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट है, अर्थात यहां पर राशि आएगा और क्या कह के आएगा? बाई बैंक, क्योंकि इसका अपोजिट नाम वही है। तो यहां पर 5500 रुपया लिख दिए, और यहां साइड में या एक छोटा सा कॉलम बना देते जिसको NF कॉलम कहते हैं। यहां भी एक छोटा सा कॉलम बना देते जिसको NF कॉलम कहते हैं, या इसी प्रकार से C लगा दिया जाता है दीवार के साथ मिलाकर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। राम से रुपया प्राप्त हुआ। अब यहां से थोड़ा डिस्काउंट के प्रचलन को समझिए। डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अभी हम यहां सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात करेंगे।
कैश डिस्काउंट का प्रचलन व्यापार में क्यों किया गया? इसलिए ताकि उधार की राशि जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अर्थात अगर कोई ग्राहक बहुत कम समय में हमको पैसा दे देता है, या हम उसको कहते हैं राम तुम हमको 5,000 रुपया दे दो अभी, तो हम तुमको 50 रुपया छोड़ देंगे। क्योंकि रुपये की अहमियत एक व्यापारी के दृष्टिकोण से यहां पर देखा जाए तो रुपया मिलने के एवज में 50 रुपया छोड़ दे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहां पर हमने राम से रुपया प्राप्त किए 1560 रुपया और 40 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिए। बताइए ये डिस्काउंट क्या है? दैट इज ए काइंड ऑफ लॉस, और लॉस डेबिट में लिखे जाते हैं। तो यहां पर रोजनामचा बना कैश अकाउंट दिया, साधारण अगर रहता कैश अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट, लेकिन यहां डिस्काउंट के साथ है तो डिस्काउंट के नेचर ऑफ अकाउंट को भी देखेंगे। और डिस्काउंट का नेचर क्या हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि डिस्काउंट इज ए काइंड ऑफ लॉस नॉट एक्सपेंसेस। तो रोजनामचा बन गया कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है, किससे? राम से। इसकी राशि कहां लिखी जाएगी? कैश में। डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट है, किससे? राम से। अर्थात एक बार यहां राम लिखा जा चुका है, अब केवल डिस्काउंट के कॉलम में 40 रुपया लिख देंगे। अर्थात दोनों डेबिट का पोस्टिंग हो गया, क्योंकि दोनों का अपोजिट नाम राम ही था। अब समझ गए बात को? टू राम कैश के लिए भी और डिस्काउंट के लिए भी। यहां राम के खाते में क्या होगा यह बाद की बात है, अगले चैप्टर में क्लासिफिकेशन में समझेंगे। यहां पर सिर्फ कैश पर फोकस करते हैं, बैंक पर फोकस करते हैं, डिस्काउंट पर फोकस करते हैं। मीन्स केवल कैश से संबंधित, बैंक से संबंधित और डिस्काउंट से संबंधित बातों को ही लिखते हैं। ये राम की बात जो है हम अगले बार में देखेंगे जब हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। सेटल बंसीधर अकाउंट फॉर ₹500 बाई चेक फॉर 480। सेटल बंसीधर अकाउंट। बंसीधर अकाउंट का पूर्ण भुगतान, सेटलमेंट का मतलब होता है अंतिम भुगतान, खाते में पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया। ₹500 बाई चेक 480। उसके यहां मेरा 500 रुपया था, जिसके यहां भी था 480 रुपया में ही इसका निपटारा कर दिए। तो यहां पर डिस्काउंट और दृश्य रूप से उपस्थित है, क्योंकि 500 के एवज में सिर्फ 480 रुपये का लेन देन हो रहा। दैट मीन्स 20 रुपया डिस्काउंट में चला गया। बात समझ रहे हैं? तो बंसीधर। अब यहां सवाल है कि हम रुपया दे रहे हैं कि रुपया पा रहे हैं। यहां रुपया देने का बोध है। हम बंसीधर को 500 के एवज में 480 रुपया ही दे रहे हैं। इसका मतलब हम 20 रुपये के डिस्काउंट को कमा रहे हैं इस प्रकार से भुगतान के द्वारा। तो रोजनामचा क्या बना? हु इज द रिसीवर ऑफ दिस कैश? बंसीधर। तो बंसीधर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, क्रेडिट बाय बोझ अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। अर्थात यह डिस्काउंट मेरे लिए एक प्रकार का प्रॉफिट है, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्योंकि कैश क्रेडिट है तो लिखेंगे बाई बंसीधर। कैश कैश कॉलम में जाएगा, डिस्काउंट कॉलम में। तो यहां पर 480 रुपया और यहां पर 20 रुपया। आगे विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। निजी खर्च के लिए बैंक से निकाला। और जब भी मालिक कोई रुपया निकालता है, चाहे व्यापार के गल्ले से निकाल ले या बैंक में पड़ा हुआ जमा से निकाल ले, है तो हमारे ही प्रयोग के लिए।
तो ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, चाहे वो रुपया बैंक से निकाला जाए या व्यापार से निकाला जाए। अंतर इतना ही है कि बैंक से निकालने के बाद यहां पर क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर, मालिक, हु इज द गिवर, बैंक। तो यहां पर रोजनामचा बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट दियर टू बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या बना है, ड्रॉइंग अकाउंट दियर टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, अर्थात क्रेडिट की तरफ लिखा जाएगा बाई ड्रॉइंग। राशि कहां लिखेंगे, बैंक के कॉलम में कितना है, 1000 रुपया। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपया जमा किए, साधारण है, हर क्वेश्चन में ये सब रहता है। इसीलिए हम हर क्वेश्चंस को नहीं बल्कि एक ही क्वेश्चंस के द्वारा सभी क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करते हैं। बैंक में रुपया जमा किए, बैंक अकाउंट दियर टू कैश अकाउंट, यहाँ बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है, दैट इज ए काउंटर एंट्री। तो बैंक अकाउंट दियर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट है, किससे, कैश। राशि कहां जाएगा, बैंक कॉलम में, कितना है, ये भी 1000। और यहां कैश क्या हुआ, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, अपोजिट नाम, बाय बैंक। राशि कहां जाएगा, कैश में। समझ गए। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, रोज ऐसा रोजनामचा हर क्वेश्चन में, परचेज अकाउंट दियर टू बैंक अकाउंट। नगद खरीदेंगे, परचेज अकाउंट दियर टू कैश अकाउंट। ये कोई बहुत बड़ी रोजनामचा नहीं। परचेज अकाउंट दियर टू बैंक, बैंक क्रेडिट हुआ, किससे, बाय परचेज। राशि कहां ले जाएंगे, बैंक में, कितना, जितना है 800 रुपया। हो गया, खत्म। रिसीव चेक फ्रॉम सक्सेना, सक्सेना से चेक प्राप्त हुआ, दैट मीन्स बैंक अकाउंट दियर टू सक्सेना। अब यहां पर डिस्काउंट का जिक्र है, अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको कुछ छूट दे दिए, वह छूट की राशि है 20 रुपया। सक्सेना का यहां मेरा 1000 बाकी था, 980 रुपया के चेक दिया और हमने कहा जा हो गया पूरा। इसका मतलब है कि हमने 20 रुपया उसको छोड़ दिया, तो डिस्काउंट इज ए लॉस। तो रोजनामचा बना बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू सक्सेना। तो बैंक भी डेबिट हुआ, डिस्काउंट भी डेबिट हुआ, अपोजिट नाम है टू सक्सेना। राशि कहां जाएगा, बैंक कॉलम में और डिस्काउंट कॉलम में। बैंक कॉलम 980 रुपया, डिस्काउंट कॉलम 20 रुपया, समाप्त हो गया। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, माल बेचे, चेक प्राप्त हुआ और उसको हम छूट दे दी। कितना का चेक, 685 रुपये का प्राप्त हुआ। कितना छूट दे दिए, 15 रुपया। इसका मतलब यह ट्रांजैक्शन 700 रुपये का था और हमने माल को बेचा, 685 रुपया लेकर 15 रुपया उसको छोड़ दिया। तो वैसी परिस्थिति में फिर वही बात हो गई, सोल्ड गुड। जब साधारण रोजनामचा होता तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, विशेष रोजनामचा चेक प्राप्त हो रहा, बैंक अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर डिस्काउंट का जिक्र है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, दैट इज ए लॉस। तो रोजनामचा बन गया बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स। राशि कहां लिखेंगे, बैंक में, कितना, 680 रुपया। डिस्काउंट कितना, 685 रुपया। और डिस्काउंट 15 रुपया। हो गया, काम खत्म। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कार्यालय व्यय के लिए बैंक से रुपया निकाला। एक विथड्रू दूसरा चीज है, एक ड्राइंग मालिक करता है और एक ड्राइंग निकासी प्राय व्यापार भी करता है।
अपना रुपया बैंक में जो जमा होता है, जब जरूरत होता है व्यापार को तो निकाल के ले आता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बैंक से रुपया निकाला किस लिए, कार्यालय प्रयोग के लिए। अगर यही ऑफिस यूज हटा दिया जाए, लिख दिया जाए प्राइवेट यूज, तो हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट दिया। लेकिन यहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट द गिवर, अर्थात यहां कैश और बैंक कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, क्योंकि दोनों कॉलम मेरे पास मौजूद है। तो कैश अकाउंट डेबिट है, अर्थात डेबिट के लिए क्या लिखेंगे, टू बैंक। राशि कहां जाएगा, कैश में, कितना है तो 1200 रुपया। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो बैंक अकाउंट दी, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, इधर भी लिखा जाएगा बाई कैश। राशि कहां जाएगा, बैंक में, बैंक में कितना 1200 रुपया। अब यह चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री था, इसलिए थोड़ा इसके आमने सामने आकर कॉन्ट्रा एंट्री लगा दीजिए, सी इसमें भी और सी इसमें भी। पेड बनर्जी कैश रिसीव डिस्काउंट, बनर्जी को हमने रुपया दिया। जब हम किसी को रुपया देते हैं तो डिस्काउंट कमाते हैं, और जब हम किसी को रुपया देते हैं तो डिस्काउंट कमाते हैं। बात समझ रहे हैं, डिस्काउंट और कैश का हमेशा संबंध विपरीत का होता है। अर्थात जब कोई हमको रुपया देता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, और जब हम किसी को रुपया देते हैं तो हमको डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो यहां पर पेड बनर्जी रुपया दे रहे हैं, बनर्जी रिसीवर, तो बनर्जी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, रुपया जा रहा, क्रेडिट पार्ट हो जाओ, डिस्काउंट क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। तो यहां पर कैश भी क्रेडिट है, डिस्काउंट भी क्रेडिट है, किससे, बनर्जी, अर्थात यहां लिखेंगे बाई बनर्जी। ₹595 और डिस्काउंट है ₹5। कैश सेल्स, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट है किससे, सेल्स, कितना ₹600, कैश कॉलम में लिख दिए। पेड सैलरीज इन कैश, पेड सैलरी इन कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ किससे, सैलरी से। राशि कहां लिखेंगे, कैश कॉलम में, ₹100। बैंक चार्जेस ₹10, बैंक चार्जेस मेरे लिए खर्च है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हु इज द रिसीवर ऑफ दिस चार्जेस, बैंक है, क्योंकि यह बैंक अपनी सेवा देने के बदले में बैंक चार्ज कर रही है। तो यहां पर बैंक क्रेडिट करेंगे, किस लिए, उसके द्वारा दिए गए सेवाओं के बदले में जो चार्ज उसके द्वारा लिया जा रहा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर फॉर दिस काइंड्स ऑफ सर्विसेज। उन्होंने जो सेवा दिया, स्वाभाविक रूप से किसी ने किसी प्रकार से सेवा दिया, तभी तो वह ₹10 आपसे ले रहा, अन्यथा लेने का उसका कोई इंटाइटल नहीं। तो बैंक क्या नाम से बनेगा, बैंक चार्जेज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, अर्थात बैंक क्रेडिट हुआ, अर्थात यहां लिखेंगे बैंक चार्जेज। राशि कहां जाएगा, अब आप बता सकते हैं सर, बैंक के कॉलम में जाएगा। कितना लिया था, ₹10। सपोज दैट ये हिसाब समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद एग्रीगेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, मीन्स इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे,
लेकिन डिस्काउंट कॉलम को जोड़ा नहीं जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता, फिर चर्चा करेंगे। अभी तो चर्चा का दौर ही चलता रहेगा। केवल कैश और बैंक के कॉलम को जोड़ा जाता है, डिस्काउंट के कॉलम को नहीं जोड़ा जाता है। किसी भी खाते को जोड़ने का नियम आज ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इधर एक नजर दौड़ाते हैं, दूसरी नजर उधर दौड़ाते हैं, इधर मन ही मन कैलकुलेट करते हैं, ये अधिक है कि ये अधिक है। मन ही मन कैलकुलेट करते हैं, जिधर अधिक हो पहले जोड़ते हैं उसी को। तो यहां पर पहले अधिक है कौन सा, ये है 11,000। एक लगता है कुछ छूट गया क्या, चलिए इस पर कोई ध्यान देने की खास आवश्यकता नहीं है। सपोज दैट इसका डेबिट योग है 11,025 रुपया। पहले किसको जोड़ते हैं, अधिक वाले को। यही योग इधर लिख देते हैं 11,025 रुपया। लेकिन चूंकि यह कम है इसलिए यहां पर कितना से कम है, एक बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर के रूप में 3,830 रुपया, 3,830 रुपया निकल कर आता है। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द मंथ। हमने तारीख नहीं लिखा, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है उसको लिखने की। जो तारीख सामने में है उसको बिठा दिया जाए, तारीख से कोई मतलब नहीं बहुत बनता है। ये कहलाता है बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के अंत में गल्ला का रुपया गिन लीजिए तो 3,830 रुपया आपको प्राप्त होगा। इसको जो फाइंडिंग आउट बैलेंस भी कहते हैं। इस बैलेंस को लिखा जाता हमेशा महीने की अंतिम तारीख को। मींस यहां महीने का अंतिम तारीख होगा 31 मार्च, और मार्च को ही सब लिखा जाएगा बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, नीचे ले जाया गया। हर एक बैलेंस जो इस माह के अंत का है पुनः उसी गल्ले में रहेगा, और अगले महीने फिर इसी बैलेंस से हम शुरुआत करेंगे। यहां पर आपके प्रारंभ में कोई बैलेंस इन हैंड नहीं था, कैश इन हैंड नहीं था, कैश एट बैंक नहीं था। इसका मतलब है कि यह व्यापार इसी महीने इसकी शुरुआत की गई है। अगर इसी महीने इस व्यापार का शुरुआत हुआ, यही कारण है कि इसमें कोई बैलेंस BD नहीं है। इसका मतलब है मार्च महीने में ही इस व्यापार को प्रारंभ किया गया। यही कारण है कि इसके पास देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। लेकिन अब जब शुरू हो गया है तो हर माह के अंत में एक बैलेंस ऑफ कैश होगा, जिसको CD और BD के रूप में लिखते। मींस यही CD बैलेंस को उठाकर BD में ले आते हैं। कितना, तो 3,830 रुपया, और तब यहां लिखते अगले महीने की पहली तारीख अप्रैल 1, और लिखते टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD का मतलब ब्राउट डाउन, मीन्स लाया गया। कहां से, तो यहां से। एक है ले जाया गया और एक लाया गया। इस प्रकार कैश अकाउंट जोड़ा जा चुका है। अब हम जोड़ते हैं बैंक कॉलम को। बैंक कॉलम भी प्रायः इधर 6,500, इधर ही अधिक है। इसका मतलब है यही अधिक कॉलम जोड़ के इधर कॉलम में रख देंगे 6,500। यहां पर इसका फिर एक बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कितना है, तो बैलेंस बता रहा है 3,010। अब इस 3,010 को भी यहां पर ला देंगे इसी लाइन में 3,010।
दैट मीन्स यह अब इसमें लाइन नहीं लगाना है, इसमें नीचे में लाइन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मीन्स अप्रैल मंथ का जितना भी कैश बैंक डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन होगा वह यहीं से इसका लिखना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स यह एक साल में 12 बार जोड़ा जाता है और बैलेंस को उसी प्रकार क्रेडिट डाउन और ब्राउट डाउन के द्वारा ले जाया जाता है, क्योंकि कोई भी खाता हमेशा वार्षिक तैयार किया जाता है। यहां पर हर महीना इसका योग लगाने के पीछे एक ही कारण है कि एक बार 12 महीने के कैश बुक को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, गलती होने की संभावना हो जाती है। इसलिए हर माह के ट्रांजैक्शंस के किए गए कैश और बैंक के बैलेंस को फाइंड आउट करके आगे लेके चलते हैं, तो इससे योग लगाने में सुविधा होती है। तो सिर्फ यह सुविधा के दृष्टिकोण से हर महीने का योग लगाकर उसे बैलेंस के रूप में ले जाया जाता है, और यह लगातार अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इसी प्रकार से चलता रहेगा यह 3 कॉलम कैश बुक। इस प्रश्न का यहां समापन हो गया। जोड़ने की विधि को भी समझ गए। यहां पर समझने की बात क्या थी, डिस्काउंट कॉलम को तो जोड़ना ही नहीं है, जोड़ा ही नहीं जाता है। अकाउंटेंसी एक ऐसा विषय जिसका कोई भी प्रॉब्लम प्राय बोर्ड पर लिखकर उसको पूरी तरह से हिसाब के रूप में तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जब आप अपनी कॉपी पर करते हैं तो 2-3 पेज लगता है। अब बोर्ड पर स्पेस ही कितना होता है, अर्थात मिटाने फिर लिखने की सुविधा, और आपके कॉपी पर लिखते हैं, मिटाने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए वहां पर ध्यान रखिए, यहां पर पढ़ाने में हमेशा शॉर्टकट रास्तों का प्रयोग किया जाता है। यहां समझाना एकमात्र उद्देश्य होता है, किसी प्रॉब्लम का हल निकालना, उत्तर मिलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये सब काम अगर इतनी बातों को आप समझ गए हैं तो घर में बैठकर अपनी किताब के किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का हम आपके वीडियो पर डाल देंगे, आप इसका प्रिंट शॉट लेके आप चाहें तो उसको भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अगर कहीं अंकों लिखने में भूल हो गई हो, ये सब गलतियां परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बताने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हम कभी जोड़ने के योग पर नहीं चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पर माइनर मिस्टेक ऑफ मैथमेटिक्स हो गया होगा, उसको यहां पर आप क्षमा के रूप में देखेंगे। लेकिन परीक्षा में जब आपके सामने हर चीज मौजूद होगा तो वहां पर आप क्षमा के लिए प्रार्थी नहीं होंगे। इसीलिए हमारे लिए क्षमा है, और हमको यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम किताब का सहारा लिए, हमने अपने से योग नहीं लगाया, वरना ये गलतियां भी नहीं होती। 11,025 के योग पर हमारा डाउट जा रहा है, कारण हम मौखिक रूप से तुरंत हिसाब लगा देते हैं। 6,000, 7,000, 8,000, 8, 7, 9,000, ज्यादा से ज्यादा ये 10,000 समथिंग कुछ होगा। आप जोड़िए जरा, हम भी इसको जोड़ के देखते हैं, हम अपने डाउट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए, कहीं 5 हमारा इकाई में नहीं है और यहां 5 लिखा हुआ, ये गलत फिगर है। दूसरा फिगर है 6, यहां भी 6 नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहां 5, 5 2 7, 6 13, दैट मीन्स बुक्स का योग ही थोड़ा सा गलत सलत बनाया गया है। इस पर कहीं आपत्ति की बात नहीं, मैंने आपको सारी बातें बता दिया। इस पर नो ऑब्जेक्शन, आपको कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं। अब इसको हम मिटा रहे हैं।
तो विद्यार्थीगण, आज मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन 9 लेक्चर के द्वारा हमने सिर्फ आपको एक स्टेप बताया, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगले वीडियो स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। ये वर्गीकरण क्या है, नहीं है, सब इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आपको एक डायग्राम हम बना के देते हैं। That is called process of accounting. यह अकाउंटिंग की प्रक्रिया है, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस कह लीजिए या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कह लीजिए। हमने यहां पर जो दिया है उसका क्या मतलब है? दैट इज कॉल्ड bookkeeping, that is called accounting, that is called accountancy, that is called business हाउसेस। इस पर हम बहुत चर्चा करेंगे। जैसे ये बुककीपिंग, अभी तक इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। बुककीपिंग का मतलब होता है बही खाता। पहले बही खाता प्रणाली नामक एक पुस्तक होती थी जब हम 1974 में 11th ऑफ कॉमर्स में गए थे। अब तो बही खाता प्रणाली के नाम से कोई पुस्तक भी नहीं बनती, क्योंकि यह बुककीपिंग और अकाउंटिंग यह दोनों पर्यायवाची होता है। कुछ विद्वान इसमें कोई अंतर ही नहीं करते। अमेरिका जैसे देश में प्राय बुककीपिंग और अकाउंटिंग में कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वान आज भी इस अंतर को ध्यान में रखते हैं और कहते हैं कि बुककीपिंग का क्षेत्र अलग है, अकाउंटिंग का क्षेत्र अलग है। बुककीपिंग का क्षेत्र है क्या, देखते रहिए जरा सा बढ़िया, फिर बताएंगे कल। ये बुककीपिंग का स्पेस है, फिर यह अकाउंटिंग का स्पेस है, फिर यह अकाउंटेंसी का स्पेस है, और फिर यह बिजनेस हाउसेस का स्पेस है। कल मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ इतना हमने आपको दिया है, कल इसी पर से डिस्कशन शुरू करेंगे और क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और अंतर भी बताएंगे कि बुककीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है और बिजनेस हाउस क्या है। इस पर सारी चर्चाएं विस्तार पूर्वक कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।